नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो सीएम मनोहर लाल हरियाणा को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बात अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की जाए तो सीएम ने प्रदेश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया है। सीएम मनोहर लाल ने ई संजीवनी के लाभार्थियों से खास बातचीत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा में विकास कार्य किए जा रहे हैं। हरियाणा में विकास की गंगा बह रही है। सीएम मनोहर लाल जब से सत्ता में आए हैं तब से जनता के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का ये प्रयास रहता है कि जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की तरफ से हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए लगातार अब सरकार की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसे लेकर सरकार की तरफ से ई संजीवनी को लॉन्च किया गया है, जिससे लोगों को फ्री में ही अब स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने ई संजीवनी के लाभार्थियों से बातचीत की और इसके बारे में जानकारी भी दी है। सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार के कार्यकाल के दौरान मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई है और साथ ही एमबीबीएस की सीटें भी कॉलेजेस में बढ़ाई गई हैं। ई संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग, क्योंकि डॉक्टर के साथ परामर्श करके इलाज करवाया है और ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। विशेष तौर पर जब कोविड का ये समय आया था तो कोविड के समय अच्छे व्यक्ति भी चाहते हुए भी अस्पताल में जाने से कई बार कठिनाई होती थी, क्योंकि उस समय किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी, मास्क पहन के रखना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है। तो सबको लगता था कि भले मैं अस्वस्थ हुआ हूं लेकिन मेरा इलाज केवल फोन से बात करने के बाद ही परामर्श से हो जाना चाहिए। और उस समय बहुत बड़ा लाभ इसके कारण से, ई संजीवनी के कारण से हम लोगों ने उठाया है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस ई संजीवनी को इससे पहले नवंबर 2019 में ही लॉन्च किया था। लॉन्च करते समय तो विचार ये था कि आखिर बहुत लोग ऐसे गरीब परिवारों से हैं जो शायद किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनके पास समय का अभाव होता है, समय में होता भी नहीं है। कई बार कभी कभी वहां की भीड़ में लंबी लाइनें लगी होती हैं, इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर के पास जाने से वैसे भी संकोच होता है। तो कोई ऐसी सेवा जो लोगों को फ्री में मिले और अपने घर से बैठकर टेलीफोन करके अपनी बातचीत बता सकें। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शायद अस्पताल में जाना इतना अनिवार्य भी नहीं होता, केवल डॉक्टर से बात करके और दवाई अगर वो हमको लिख के दे देते हैं, बता देते हैं, तो हम उस दवाई का प्रबंध करके और जाकर कहीं भी दुकान से लेकर उनकी बताई पद्धति के अनुसार जो भी डोज वो बताते हैं वैसा हम ले लेते हैं और उस प्रकार से हमें ठीक एक प्रकार से राहत मिलती है। हमने इसके लिए अपने हर जिला केंद्र पर 2-2 डॉक्टर 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, नियुक्त किए हैं। और इसी प्रकार पीजीआई चंडीगढ़ में भी हमारा उनके साथ भी करार है, तो 8 डॉक्टर लगातार राउंड द क्लॉक वहां बैठते हैं। तो ऐसे 30 डॉक्टर्स एट ए टाइम ये हमको हर प्रकार की बीमारी का उचित परामर्श देने के लिए बैठे हैं। इसका लाभ उठाने के लिए लाखों लोगों ने, 1,02,000 लोगों ने, जो मेरे पास ठीक आंकड़ा है, अभी तक इसका लाभ उठाया है। तो मित्रों, डॉक्टर से बात करके अपनी संतुष्टि से, और हम ये जो डिजिटल स्वास्थ्य की सेवा है इसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, कई बार उनको अच्छा लाभ इसमें से मिलता है और वो डॉक्टर के पास जाकर के उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और आसानी से एक प्रकार से इलाज करवा सकते हैं। दूसरा लाभ अस्पतालों को भी होता है। अस्पतालों में मरीजों का जो दबाव है वो भी कम होता है, डॉक्टर के पास भी दबाव कम होता है। तो इतने टेलीफोन के माध्यम से जितने लोग ओपीडी का अथवा अन्य बीमारियों का जो परामर्श लेते हैं इस टेली परामर्श से, और उनको भी सबको लाभ होता है। मैं तो आपको
अपना एक अनुभव बताता हूं। मुझे भी कोविड के दौरान इस कोविड की बीमारी में से गुजरना पड़ा था और इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए थे, जो उसके बाद कुछ तकलीफें शेष रह जाती हैं, तो हमारे एक डॉक्टर मित्र ने, यहां से एक दूर डॉक्टर थे, दूरी अधिक थी, तो वहां जाने की बजाय उन्होंने कहा कि आज हम टेली परामर्श के माध्यम से इनसे दवाई पूछ लेते हैं। और उन्होंने टेली परामर्श के माध्यम से दवाई पूछी। एक 5 मिनट में सारी बातचीत बता दी गई, डॉक्टर ने अच्छी दवाई भी दे दी और उस डॉक्टर की दवाई को सेवन करने के बाद मुझे उसका लाभ भी हुआ। तो वास्तव में इस टेली परामर्श की पद्धति से जिनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट के साथ लगा हुआ कंप्यूटर है अथवा एंड्रॉइड का फोन है, वीडियो कॉल अथवा लाइव चैट के माध्यम से वो टेली कन्वर्सेशन करके और इस दवा का प्रारंभ कर सकते हैं। अभी ई संजीवनी के माध्यम से ओपीडी का जो जोर है, ओपीडी का जो दबाव है, वो भी काफी कम हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने स्पेशलिस्ट को जो बैठाया है, उन स्पेशलिस्ट की अच्छी जो दवाई हमको मिलती है, इसका लाभ सब लोगों को होता है। अभी जब ये ई संजीवनी प्रारंभ हुई थी तो उस समय 13 कॉल प्रतिदिन मात्र आती थी और अब धीरे धीरे बढ़कर के सभी 30 डॉक्टर्स के पास 500 कॉल्स के लगभग ये आनी शुरू हो गई हैं, अर्थात 15 से 20 कॉल तक प्रतिदिन आती हैं जो इन डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। इसमें पीजीआई जो हमारा चंडीगढ़ है, इस पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई रोहतक, इनकी दोनों की भूमिका भी बहुत ही अधिक इस प्रकार से पाई जाती है। तो मित्रों, आप लोगों को ये जो लाभ मिला है, ये आम सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि कई बार गरीब व्यक्ति वो पैसा नहीं दे सकता, तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च कोटि की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये उनको मिलने लगी हैं। हमने वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सी और योजनाएं बनाई हैं। जहां तक डॉक्टर की उपलब्धता का विषय है, जब 2014 में हमने देखा कि हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, तो उस समय मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने का हमने निर्णय लिया और ये कहा था कि हर जिले में कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि आज बहुत से मेडिकल कॉलेज नए खुल चुके हैं। जो एमबीबीएस की उस समय 700 सीटों का प्रवेश होता था, वो लगभग 1900 सीटों का प्रवेश अब होने लग गया है और जितने मेडिकल कॉलेज अब पाइपलाइन में हैं, उस समय मात्र 6 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे थे, आज 14 मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जितने पाइपलाइन में मेडिकल कॉलेजेस हैं, इससे 3 वर्ष 4 वर्ष के अंदर ये लगभग 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे और 3500 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें ये उपलब्ध हो जाएंगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें भी ये बहुत बढ़ रही हैं। तो हम इन डॉक्टर्स की जो जैसी संख्या बढ़ेगी, हम गांव के दूर दराज क्षेत्रों में भी अपने डॉक्टर्स को उपलब्ध करा सकेंगे। डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिक्स, नर्सिंग, इनको भी, फिजियोथेरेपी, ऐसे कॉलेज को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि इससे भी डॉक्टर्स के काम में, इलाज करने की इस पद्धति में और सुविधा हमको मिले। इसी प्रकार से हमने आयुष्मान भारत, मालूम है कि देश में प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत की योजना चलाई, इसमें गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा ये सारे देश भर में लोगों को दिया गया है। हरियाणा में ऐसे 15.5 लाख परिवारों को इस बीमा का लाभ होने वाला था। हमने साथ में चिरायु योजना बनाई, जिसके कारण से ये संख्या 29 लाख परिवार इसमें कुल मिलाकर शामिल हो गए। बाद में जब ऐसा भी लोगों की डिमांड आई कि 1,80,000 रुपए वार्षिक से ऊपर 3 लाख रुपए तक के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिले, तो हमने बहुत कम राशि, केवल 1500 रुपया वार्षिक योगदान से, और इसको ऐसे लोगों के लिए भी खोला है जो अपना रजिस्ट्रेशन हम करा रहे हैं। तो 8 लाख लोग, परिवार इस योजना में 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की जो योजना है, ऐसे 8 लाख नए परिवार इसमें जुड़ेंगे। अगर ये सब जुड़ते हैं तो लगभग 37 लाख परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हमारी आबादी का यानी 55% एक प्रकार से जो जनसंख्या है, इस आबादी से, इस योजना से लाभान्वित होगा। कभी कभी व्यक्ति को बीमारी का पता नहीं लगता है, बीमार होने के बाद इलाज की ओर वो उत्सुक हो जाता है। इलाज के लिए वो ओपीडी भी जाएगा, ई संजीवनी का उपयोग करेगा, अस्पताल में आवश्यकता पड़े तो इलाज कराएगा। लेकिन कभी कभी बीमारी बिल्कुल एकदम प्रारंभिक क्षणों में होती है, व्यक्ति को पता नहीं लगता है। इस बात को भी ध्यान करते हुए हमने तय किया कि गरीब व्यक्तियों का 2 साल में एक बार शारीरिक परीक्षण, यानी उसका जो टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट, ये अनिवार्य रूप से किया जाए। इस पद्धति को हमने निरोगी हरियाणा इसका नाम दिया
और निरोगी हरियाणा के अंतर्गत आज ऐसे सब गरीब परिवारों के, उनके बच्चों के, सबके परीक्षण ये चल रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि राज्य के सभी लोग स्वस्थ होंगे तभी प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसका परिणाम धरातल पर जनता को स्वास्थ्य लाभ के रूप में देखने को मिल रहा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज निर्माण में संतों और महात्माओं की भूमिका को महत्वपूर्ण समझते हुए शुरू की गई संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रचार योजना के बाद अब एक और नई शुरुआत की है। सीएम ने श्री राम भक्त सम्मान समारोह कार्यक्रम में 325 से अधिक रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों और कलाकारों को सम्मानित किया। साथ ही रामलीला से जुड़ी कई बातों का भी जिक्र किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में एक नई शुरुआत करते हुए पहली बार कुरुक्षेत्र में आयोजित श्री राम भक्त सम्मान समारोह में रामलीला का मंचन करने वाले कलाकारों और कमेटी के पदाधिकारियों को सम्मानित किया, जहां उन्होंने देश में रामलीला के विस्तार से जुड़ी हुई कई बातों पर राम भक्तों से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम जी के बारे में बोलना इतना आसान भी नहीं है और कम शब्दों में, कम बातों में रखा भी नहीं जा सकता है। हम जो रामलीलाओं का मंचन करते हैं उसमें भी कितनी ही लीलाओं के वर्णन हम करते हैं, कितना सारा इतिहास हम बताते हैं, कई दिन लग जाते हैं और ये भी एक खोज का विषय है कि आखिर ये रामलीलाएं शुरू कब से हुई। भगवान राम जी के बारे में कोई बोलना इतना आसान भी नहीं है और कोई कम शब्दों में, कम बातों में रखा भी नहीं जा सकता है। हम जो रामलीलाओं का मंचन करते हैं उसमें भी कितनी ही लीलाओं के वर्णन हम करते हैं, कितनी सारा इतिहास सारा बताते हैं, कई दिन लग जाते हैं रामलीलाओं के। ये भी एक खोज का विषय है कि आखिर रामलीलाएं शुरू कब से हुई। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान राम जी के समय ही, जब वो अयोध्या से श्रीलंका गए थे, तो उनके जाने के बाद उनके बचपन की लीलाएं उन 14 वर्षों में अयोध्या में भी होने लग गई थी कि राम जी को याद करने का क्या तरीका, उनके बचपन की लीलाओं को दिखाओ। कुछ कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में वापस लौट आए थे लंका विजय के बाद, उसके बाद पूरा जीवन चरित्र ये रामलीलाओं के माध्यम से शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 200-300 ईसा पूर्व की जो शताब्दी, बीसी जिसको कहते हैं, जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, उस समय से ही और रामलीलाएं होनी शुरू हुई थी। एक जगह मैंने पढ़ा कि रामचंद्र मानस जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उसके बाद आज का जो स्वरूप रामलीलाओं का है उसके बाद शुरू हुआ। ऐसा एक स्थान पर एक वर्णन आता है कि जब तुलसीदास जी का उनका जन्म हुआ था 1534 में, 1534 में उनका जन्म हुआ, तो बाद में उन्होंने सन्यास ले लिया। उनकी कहानी सन्यास लेने की तुलसी जी के हमको पता ही है। सन्यास लेकर के और वो भक्ति भाव से और अयोध्या में चले गए। सरयू किनारे राम भक्ति में लीन वो रहते थे, लेकिन एक ऐसी समाधि, एक ऐसे महासंत की वहां एक समाधि बनी थी जिसके बारे में ये पता था कि प्रभु रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनके सामने दंडवत हो जाते थे, प्रतिदिन भोर में जाते थे, बैठ करके साधना करते थे, दंडवत होते थे, इच्छा रखते थे कि इन सन्यासी का साक्षात्कार हो जाए, महासंत का। महीनों महीने साधना करने के बाद एक दिन प्रातःकाल ऐसा पता लगा कि वो जो संत थे वो प्रकट हो गए और तुलसीदास जी के पास आकर के बोले कि
बेटा तुमने बहुत साधना की है, मैं भी पहचान गया हूं कि तुम्हारे मन में राम भक्ति इतनी ज्यादा है, मैं भी राम भक्त और समाधि में लगा हूं। अंतर इतना है कि मैं राम भक्त की परंपरा को लेकर के चला आ रहा हूं, यहां तक पहुंचाया है मैंने, लेकिन मेरी चिंता है कि राम जी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन पर कुछ लिखा जाए। मैं लिख नहीं सकता, आप लिख सकते हो, और उनकी लीलाओं को प्रदर्शित किया जाए। और इसके लिए आशीर्वाद स्वरूप मैं आपको 4 चीजें देता हूं जो मेरे पास सुरक्षित हैं और उसी समय की हैं, भगवान राम जी के समय की, कि राम जी का मुकुट है मेरे पास, राम जी का धनुष बाण है मेरे पास, राम जी का एक कमंडल है मेरे पास, और राम जी की खड़ाऊ है मेरे पास। तो ये चारों चीजें कहते हैं कि वो महासंत ने तुलसीदास जी को और उपहार में दे दिए, आशीर्वाद स्वरूप दे दिए। उनका कि ये 4 चीजें तुम्हारे पास जब आएंगी तो भगवान राम जी का पूरा जीवन चरित्र अपने आप तुम्हारे कपाट में आ जाएगा, अपने आप कपाट में आ जाएगा। और अब तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है कि तुम्हें रामचंद्र मानस के रूप में लिखना है, रामायण लिखनी है, और रामलीलाओं का एक मंचन करने के लिए एक पुस्तिका लिखनी है। तो कहते हैं सन 1618 के अंदर उन्होंने इस प्रकार का रामायण रामचंद्र मानस लिखने का काम पूरा कर लिया था। और फिर 1621 में काशी नरेश के पास वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सारी कहानी सुनाई, और उन्होंने जो सारा लिखित वर्णन वो सारा उनको सौंप दिया। और उसके बाद काशी नरेश ने 1621 में पहली रामलीला, विश्वव्यापी रामलीला जिसको कहते हैं, वो उस समय शुरू कराई, जो स्वरूप आज चलता है। इसके बाद फिर काशी जी में भी शुरू हुई, अयोध्या में शुरू हुई, चित्रकूट में शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के शहर शहर में शुरू हुई, और सारे देश में फैलते फैलते अगले 50, 60, 100 साल के अंदर रामलीलाओं का ये विस्तार हो गया। वहीं सीएम ने भगवान राम जी के मंदिरों का जिक्र करते हुए अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के मंदिर में जहां राम जी का जन्म हुआ था, 16वीं शताब्दी में मुगलों के राजाओं ने उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वहां राम जन्मभूमि के अस्तित्व को लेकर हमारे देश के कुछ प्रमुख जनों ने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में हमें विजय मिली। सीएम ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। क्या कि राम जी का ये जीवन अपने देश की जनता के सामने जिस प्रकार आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके संस्कृति को, उस समय की संस्कृति को बचाया जाने के लिए, लोगों में संस्कार जाने के लिए राम जी के मंदिर जगह जगह स्थापित सारे देश में हुए। तो राम और सीता के मंदिरों का, साथ में हनुमान जी का मंदिर, ये भी रहते रहे हैं। एक बहुत बड़ा विस्तार देश में है। वहीं अयोध्या जी में जहां राम जी का जन्म हुआ था, वहां का जो मंदिर है 16वीं शताब्दी में मुगलों के राजाओं ने उसको ध्वस्त कर दिया। बाबर ने उसको ध्वस्त किया था 500 साल पहले। उनके अपने मंसूबे रहे होंगे, उनकी अपने कुछ कारस्तानियां रही होंगी, लेकिन लंबी कहानी है वो। 500 साल में हमने मुगलों से भी मुक्ति पाई, हमने अंग्रेजों से भी मुक्ति पाई। 1947 में हम देश आजाद करके आगे बढ़े, लेकिन 47 के बाद भी कोर्ट्स में ये चक्कर चलता रहा कि वहां राम जन्मभूमि का अस्तित्व है कि नहीं है, सबूत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उस लड़ाई को हमारे देश के कुछ प्रबुद्ध जनों ने लड़ा और उस लड़ाई में विजय मिली। आखिर ये स्थापित हुआ कि हाँ, वहां राम जन्मभूमि ही है, और उन्हीं का मंदिर ओरिजिनल था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। और आप जैसे राम भक्तों ने, मैं भी उसमें शामिल ही था, मुझे पता, भिवानी से हम कार सेवकों को शाम के समय ट्रेन भर भर के फैजाबाद भेजा करते थे। ये 1980, 82, 85 में जब ये आंदोलन चले थे, तो सबने मिलकर के इस प्रयत्न को इतना ज्यादा एक आक्रामक बनाया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहयोग किया
और उसका निर्णय हुआ और वहां पर एक भव्य राम मंदिर जी का एक निर्माण होना चाहिए और उसके नाते से हर प्रकार की तैयारी पूरी हो गई है। अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और जो दिन बताया गया है कि 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। उस दिन फिर एक दिवाली, उसी प्रकार की दिवाली जब प्रभु रामचंद्र जी लंका विजय के बाद वहां आए थे, वैसी एक दिवाली 22 जनवरी को होगी। सारे देश भर में हमको ये दिवाली मनानी है, सारे देश भर में मनानी है। और अयोध्या जी में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जनता लालायित है। उतना ही इसमें ध्यान करना है कि 22 जनवरी के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, उस दिन तो वहां बहुत सीमित लोग जाएंगे, वरना सारे देश के लोग वहां चल पड़े तो शायद वो कार्यक्रम भी अस्त व्यस्त हो सकता है। वो तो सीमित लोगों की एक सूची बनी है, वही जाएंगे, धर्माचार्य जाएंगे, कुछ प्रमुख लोग जाएंगे। जैसे उद्घाटन का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद हर दिन हजारों लाखों लोग वहां पहुंचने वाले हैं, उनकी व्यवस्थाएं वहां कर दी है। वहीं सीएम ने नशे के खिलाफ रंगमंच के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए समाज में आप जैसे लोगों का सहयोग आवश्यक है। साथ ही श्री राम भक्तों को नशा मुक्त प्रहरी बनाने का आह्वान करते हुए सीएम ने सभी को शपथ दिलाई। हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम ये वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति, विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके और वे समाज के रचनात्मक और महत्वपूर्ण सदस्य बन सके। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। भारत माता की जय। बोलो जय श्री राम। शिवार रामचंद्र महाराज की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के इन प्रयासों से प्रदेश की जनता कहीं न कहीं जागरूक होती हुई नजर आ रही है, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। वहीं सभी राम भक्तों ने नशे के खिलाफ दूर रहने और नशा मुक्त प्रहरी बनने की सीएम के साथ शपथ ली। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।